सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द आउटसाइडर के बारे में। ये कहानी है एक अमेरिकन सिपाही की जो जापान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जापान का दृश्य आता है। यहीं पर हम निक लोवेल नाम के एक कैदी को देखते हैं। निक एक अमेरिकन है जो अमेरिकन सिपाही हुआ करता था, लेकिन 1954 में उसे डाल दिया गया जापान के जेल में। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगले 10 साल तक उसे यहीं पर रहना पड़ेगा। निक को इस जेल में सफाई का काम मिला है। वो हर जगह की सफाई करता है। एक दिन वो जैसे ही बाथरूम में सफाई करने जाता है, वो देखता है कि अंदर से 5 लोग बाहर आ रहे हैं। सबके शरीर पर टैटू बना हुआ है। वो बाहर चले जाते हैं। तब निक जाता है अंदर जाने के बाद उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पे जिसके हाथों को बांध दिया गया है और उन 5 लोगों ने इसे लटका दिया है। लेकिन ये आदमी मरता उससे पहले जाकर के निक उसे पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है गार्ड्स को अंदर आने के लिए। थोड़ी देर के बाद गार्ड्स अंदर आते हैं और इस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ का वार्डन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो एक पर्ची दिखाता है निक को जिसपे लिखा होता है कि आदमी एक गैंगस्टर है, इसीलिए लोग इसे मार रहे थे। लेकिन निक को जापानीज पढ़ना नहीं आता। वार्डन उसे जापानीज में बातें समझा रहा होता है, लेकिन निक को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब वो गार्ड्स को इशारा करता है कि वो लोग ले जाकर के निक को डाल दें आइसोलेशन में। निक चिल्लाता रह जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उसे डाल दिया जाता है एक छोटी सी जेल में जहाँ पर रोशनी भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो लोग उसी कैदी को लाते हैं जिसकी जान निक ने बचाई थी। अंदर आने के बाद वो कैदी अपना नाम बताता है। इसका नाम है कियोशी। वो एक गैंगस्टर है। वो निक को कहता है कि मेरे पास एक पुख्ता प्लानिंग है यहाँ से भागने की। मैं जेल के अंदर अपने आप को घायल करूंगा। तब यहाँ के गार्ड्स मुझे लेकर के जाएंगे हॉस्पिटल। वहाँ पर मेरा भाई आएगा और मुझे छुड़ा के लेकर के भाग जाएगा। तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तब निक भी मान जाता है। जब ये लोग बाहर काम करने जाते हैं तो वो पत्थर चुरा करके लाता है और उस पत्थर को शार्प करने लगता है। थोड़े समय के बाद ये पत्थर इतना शार्प हो जाता है कि अब ये चमड़ी को काट सकता है। तब कियोशी उससे कहता है कि समय आ चुका है, मैं इससे अपने पेट को काटने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे ब्लीडिंग को रोक करके रखना पड़ेगा ताकि मेरी मौत ना हो। जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो तुम यहाँ पर गार्ड्स को बुलाओगे। इतना कहते ही वो अपने पेट को काट लेता है। तब निक जाकर के उसके ब्लीडिंग को रोकता है। गार्ड्स अंदर आते हैं और प्लान के मुताबिक वो कियोशी को लेकर के चले जाते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद निक को एहसास होता है कि कियोशी अब तक जेल में वापस नहीं आया है, यानी कि जैसा उसने कहा था उसका भाई उसे हॉस्पिटल से भगा करके ले गया है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद निक को भी रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसकी सजा खत्म हो चुकी है। वो जैसे ही बाहर आता है एक आदमी को देखता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ, गाड़ी में बैठो। तब निक भी जाकर के अंदर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो उसे लेकर के जाता है अपने गिरोह के पास। तब निक को एहसास होता है कि ये वही गिरोह है जिसके लिए कियोशी काम करता है। सारे लोग उसके काम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है क्योंकि इसने कियोशी की जान बचाई है। एक मेंबर निक के पास आता है और कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हम बहुत सारे अमेरिकन लोगों के साथ डील करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उस काम को तुम देखो। तब निक भी मान जाता है और इस गिरोह के लिए काम करना शुरू कर देता है। शाम को वो पहुंचता है एक पब में। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की से। तब वो उसे टिप भी देता है। निक को देख करके ऐसा लगता है कि वो इस लड़की को पसंद करने लगा है। निक जैसे ही यहाँ से निकलता है उसकी मुलाकात होती है कियोशी से। कियोशी उसे लेकर के जाता है एक फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री एक अमेरिकन आदमी का है जिसका नाम है एंथनी। ये जिस गिरोह के लिए काम करता है उस गिरोह का नाम है याकूजा। याकूजा गैंग के बहुत सारे लोगों ने इस आदमी से बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसे नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। तब अंत में इन लोगों ने यहाँ पर निक को भेजा है। निक अंदर जाकर के एंथनी से मिलता है और अपने सारे टर्म्स बताने लगता है। लेकिन एंथनी एक जिद्दी आदमी है। वो इतनी जल्दी किसी की भी बात नहीं मानने वाला। जितने भी लोग अब तक उसके पास नेगोशिएट करने आए थे वो सबकी बुराई करता है। फिर वो जापानीज कल्चर की बुराई करने लगता है, उसके साथ साथ याकूजा गैंग की भी। वो कहता है कि याकूजा गैंग जितने में उससे मेटल खरीदना चाहते हैं वो उतने में कभी भी नहीं बेचेगा। वो एक के बाद एक ऐसे ही बातें सुनाते रहता है। निक इन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता है। एंथनी दूसरे भी ग्रुप के बारे में बात करता है। याकूजा गैंग का एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है सीजू। सीजू गैंग के भी बहुत सारे लोग आए हैं एंथनी के पास। वो उस डील के बारे में भी बताता है। जैसे ही निक इन सारी बातों को सुनता है वो समझ जाता है कि एंथनी ऐसा आदमी है जिससे बात नहीं किया जा सकता। उसे बातें समझ में नहीं आती। ये सालों तक अगर उससे ऐसे ही बातें करते रहे तब भी उसका डिसीजन नहीं बदलेगा, यानी कि इसको समझाने के लिए कोई अलग ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। निक को पास में ही एक टाइपराइटर नजर आता है। वो उसे उठाता है और बार बार उससे वार करने लगता है एंथनी के सर पे। वो उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। निक को लगता है कि शायद एंथनी को यही भाषा समझ में आती है। वो जैसे ही होश में आएगा इनके डील के लिए जरूर मान जाएगा। वो पीटने के बाद चला आता है बाहर। तब उसे कियोशी मिलता है। कियोशी को भी लगता है कि ये बिल्कुल सही रास्ता है, अब एंथनी मान जाएगा। ये सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं एक पब में, लेकिन सीजू गैंग को ये बात पता लग गई है कि निक ने क्या किया है और उसने कैसे मनाया है एंथनी को।
जैसे ही सीजू गैंग वाले यहाँ पर निक को देखते हैं, वो पास में आकर के उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, बार बार उसे प्रोवोक करते हैं, लेकिन निक सुनने वालों में से नहीं है। वो तुरंत उठ के खड़ा होता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। देखते ही देखते ये लड़ाई बढ़ जाती है। जैसे ही सीजू गैंग वाले हथियार निकालते हैं, तब याकुजा गैंग वाले भी हथियार निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई होते होते बचती है। अंत में सीजू गैंग वालों को यहाँ से जाना पड़ता है। इस चीज को देखने के बाद अब याकुजा गैंग वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले कभी किसी अमेरिकन को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। वो समझ चुके हैं कि निक में दम है। बिना किसी डाउट के वो उसे अपने गिरोह में शामिल कर सकते हैं। कियोशी भी बहुत ही प्रभावित है। वो निक को अपने गिरोह में शामिल करता है और अगले ही दिन उसे एक शानदार अपार्टमेंट देता है। उसके लिए गैंगस्टर वाले कपड़े खरीदता है और एक गाड़ी भी, और बताता है कि अब से तुम याकुजा गैंग के सदस्य हो। निक भी खुश हो जाता है। रात में ये लोग पहुंचते हैं याकुजा गैंग के एक पब में। तभी निक ऊपर से उसी लड़की को देखता है जिससे वो थोड़े समय पहले मिला था। वो एक आदमी के साथ डांस कर रही है। निक बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा होता है। तभी कियोशी जाता है उस लड़की के पास और साइड में ले जाने के बाद उसे डांटने लगता है। कहता है कि यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं सीजू गैंग वाले। तब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोलीबारी हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से चली जाओ। तभी यहाँ पर निक भी आ जाता है। तब कियोशी कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम है मियू, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे घर छोड़ दो। तब निक भी मान जाता है। वो मियू को गाड़ी में बैठाता है और लेकर के जाने लगता है घर की तरफ। मियू भी इस बात को जानती है कि निक उसे पसंद करता है। वो गाड़ी में उसके साथ फ्लर्ट करती है। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं, वो निक को अंदर आने के लिए कहती है। तब निक अंदर चला जाता है। ये दोनों किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। तभी अगले दिन कियोशी दोबारा बुलाता है निक को और कहता है कि तुम्हारे लिए एक और काम है। निक कहता है कि उस काम को पूरा करने से पहले मुझे बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे। मैं एक अमेरिकन डीलर को जानता हूँ जिसके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है। मैं वहाँ से इतने हथियार ले आऊंगा कि हम पूरा गैंग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तब कियोशी भी मान जाता है और निक को ये लोग ढेर सारे पैसे देते हैं। निक जाने लगता है उस डीलर के पास, लेकिन वो जैसे ही अड्डे के अंदर दाखिल होता है, उसे एक लाश नजर आती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी सीजू गैंग वाले यहाँ पर चले आते हैं। उन्हें पता था कि निक यहाँ पर आ रहा है हथियारों का सौदा करने के लिए, वो भी बहुत सारे पैसों के साथ। वो निक पर बंदूक तान देते हैं पैसों के लिए, लेकिन निक ने पहले ही पैसों को गाड़ी में छुपा दिया था। उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। वो निक के पूरे शरीर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई भी पैसा नहीं मिलता। तब वो निश्चय करते हैं कि वो निक को मार देंगे। एक आदमी उसके सर पे बंदूक तानता है और कहता है कि अपने घुटने पर बैठो। तब चुपचाप निक नीचे बैठ जाता है, मगर जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो इस आदमी की बंदूक छीनता है और गोली चलाने लगता है। देखते ही देखते वो सीजू गैंग के 2 लोगों को ढेर कर देता है। तब बाकी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही ये बात याकुजा गैंग को पता लगती है, इनका मुखिया एक बैठक बैठाता है और सबके सामने कहता है कि हमारे बीच एक गद्दार है जिसने शायद सीजू गैंग को ये बात बता दी कि हम हथियारों का सौदा करने वाले हैं, इसीलिए पूरा का पूरा कियोस हुआ है। तब कियोशी कहता है कि ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई है, निक सारे के सारे पैसों को सही सलामत वापस लाया है। लेकिन इनका मुखिया अभी भी गुस्से में है। वो कहता है कि तुम लोगों ने सीजू गैंग के 2 लोगों को मारा है। इस बात से एक नई युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ये गैंग वॉर को न्योता देना है। तब ये लोग पूरी बात बताते हैं कि अगर निक ऐसा नहीं करता तब वो लोग निक को मार गिराते। लेकिन इनका मुखिया कहता है कि ये बात बाकी लोग नहीं समझेंगे, उन्हें लगेगा कि हमने युद्ध की शुरुआत की है। ये एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। इन बातों को सुनने के बाद निक कहता है कि अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं उसके लिए सजा भुगतने को तैयार हूँ। जापानीज लोग जब गलत करते हैं तब वो अपनी 2 उंगलियां काट करके देते हैं। मैं भी 2 उंगलियां काटने को तैयार हूँ। वो मुखिया के सामने ही अपनी दोनों उंगलियों को काट करके समर्पित कर देता है। जब कियोशी को ये बात पता लगती है तब वो अंदर आता है और मुखिया को कहता है कि शायद ये मेरी गलती है, मैंने निक को वहाँ पर भेजा था, तो मैं भी इसके लिए सजा भुगतने को तैयार हूँ। वो भी अपनी 2 उंगलियां काट करके समर्पित कर देता है। जब सारे लोग इन चीजों को देखते हैं तब वो समझ जाते हैं कि निक अपने इरादे का पक्का है। उसने अगर एक बार जुबान दे दी तो वो उस काम को पूरा करेगा। मुखिया को भी ये बात समझ में आती है कि निक वो बंदा है जो याकुजा गैंग को बहुत ही आगे लेकर के जा सकता है। अगले दिन मुखिया उसे इनवाइट करता है अपने कार में और लेकर के आता है जंगल के बीचों बीच। रास्ते में वो बताता है हर एक चीज के बारे में कि आखिर इस गिरोह में गद्दार कौन था और उन लोगों ने कैसे उसे सजा दिया। जैसे ही इनकी कार रुकती है, ये दोनों बाहर आते हैं। तब इनका मुखिया बताता है एक सेरेमनी के बारे में। इस सेरेमनी के बाद ये बात साबित हो जाएगी कि निक अब इनके परिवार का सदस्य है, एक याकुजा। निक के लिए सम्मान एक बहुत ही बड़ी बात होती है। वो अब इस गिरोह में बड़े ही अच्छे से काम करने लगता है। दिन प्रतिदिन उसकी तरक्की होती है। तब एक दिन वो बात करता है कियोशी से और बताता है अपने और मियू के रिश्ते के बारे में। जैसे ही ये बात कियोशी को पता लगती है, वो निक को कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो, तुम दोनों का कोई भी भविष्य नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन एक गैंगस्टर के साथ रहे। तब निक उसे कहता है कि मैं मरते दम तक मियू का ख्याल रखूंगा। अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े उसकी सुरक्षा के लिए तब मैं ये भी करूंगा। तुम मेरा भरोसा कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो सारी बात बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके हैं। कियोशी को इन बातों से कोई ऐतराज नहीं होता। निक की ऐसी निष्ठा देखने के बाद वो भी मान जाता है।
ये दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। निक अब अपने पूरे शरीर पे याकुजा वाला टैटू बनवाता है क्योंकि वो पूरे तरीके से याकुजा बन चुका है। इस चीज को देखने के बाद मियू बहुत खुश होती है। अगले कई दिन ये दोनों एक साथ ही बिताते हैं। तभी एक मीटिंग होती है सीजू और याकुजा गैंग के बीच में। जब ये दोनों गैंग एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं तब याकुजा गैंग का मुखिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो देखता है कि इनका मुखिया नहीं आया, सीजू गैंग के नए वाले मेंबर्स आए हैं और ये एक तरीके का अनादर है दूसरे गैंग का। वो उन सबको कहता है कि तुम लोग बच्चे हो, मैं तुम लोगों के साथ कोई भी डील नहीं करने वाला। अगर सीजू गैंग को सच में कोई डील करनी है तब उनके मुखिया को मेरे सामने आना पड़ेगा। तभी हम याकुजा गैंग के एक मेंबर को देखते हैं जिसका नाम है ओरोची। ओरोची आता है अपने मुखिया के पास और उसे फोर्स करने लगता है इस डील के लिए क्योंकि ये डील बहुत ही अच्छा है। लेकिन इनका मुखिया उसकी बात को नहीं सुनता और डील को रिजेक्ट करके यहाँ से निकल जाता है। ये बात ओरोची को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। रात में जब ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तब ओरोची कियोशी को कहता है कि ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि मुखिया ने मेरी बात नहीं मानी। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान है। तब कियोशी उसे समझाता है लेकिन ओरोची को कोई भी बात समझ में नहीं आती। वो यहाँ से निकल करके जाता है मियू के पास। मियू कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो धीरे धीरे करके उसके करीब जाने की कोशिश करता है तब मियू उसे दूर हटाती है। ये बात ओरोची को पसंद नहीं आती। वो उसे थप्पड़ मारता है, फिर उसका बलात्कार करने की कोशिश करने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम दोनों गिरोह के मुखिया को देखते हैं। ये लोग दोबारा डील करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सीजू गैंग का मुखिया एक नया ही डील लेकर के आया है। वो याकुजा गैंग के मुखिया को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी डील करने वाला हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम रिटायर हो जाओ और तुम्हारे गिरोह के सारे लोग सीजू गैंग के लिए काम करने लगे। तब ये बात बिल्कुल भी याकुजा गैंग के मुखिया को पसंद नहीं आती। वो कहता है कि तुम मेरा अनादर कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है याकुजा गैंग के बारे में। हम सारे भेड़िया हैं ना कि कुत्ते, हम कभी भी किसी और के गिरोह में काम नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। तभी हम निक को देखते हैं जिससे मिलने उसका साथी आता है। ये दोनों मिलिट्री में एक साथ थे। निक के साथी का नाम है पॉली। पॉली निक को कहता है कि तुम बहुत ही चालाक आदमी हो, तुमने पूरे मिलिट्री में नाटक किया कि तुम्हारी मौत हो गई ताकि तुम्हें कोई भी ढूंढने ना आए, फिर यहाँ पर तुम ऐश की जिंदगी बिता रहे हो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद निक पॉली को लेकर के जाता है अपने घर पे, उसे ड्रिंक्स पिलाता है और बड़े ही चालाकी से उसका कत्ल कर देता है ताकि अब किसी को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले। लेकिन वो जैसे ही जाता है मियू के पास, वो देखता है कि उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान है। तब वो मियू को कहता है कि मुझे बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया। लेकिन मियू ओरोची का नाम नहीं लेती बल्कि वो निक को कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब निक कहता है कि हम इस बच्चे को रखेंगे। इतना कहने के बाद वो जाता है कियोशी के पास और पूरी सच्चाई बता देता है। तब कियोशी गुस्सा नहीं होता। वो 2 तलवार निकाल करके सामने रखता है निक के, कहता है कि यह हमारी पुश्तानी तलवार है, मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और बताया था कि 2 तलवार में से एक तलवार है दूसरे किसी को मारने के लिए और एक तलवार है अपने आप को मारने के लिए। ये तलवार अब मैं तुम्हें देता हूँ, इस परंपरा को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। तभी दूसरी तरफ हम ओरोची को देखते हैं जो जाता है सीजू गैंग के मुखिया के पास और उनके साथ एक प्लानिंग करता है याकुजा गैंग को तबाह करने के लिए। वो अब उनके साथ मिल चुका है। अगले दिन याकुजा गैंग का मुखिया जाता है एक टेलर शॉप में, उसके साथ अभी कियोशी और निक हैं। जब उनका मुखिया अंदर माप देने जाता है वो अंदर ही रह जाता है। जब बहुत समय बीत जाता है निक समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही अंदर जा करके देखता है उसे पता लगता है कि एक आदमी उनके मुखिया को मारने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पर कियोशी भी आ जाता है और उस आदमी को मार गिराता है। जल्दी से ये लोग यहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही कार के अंदर ये लोग आकर के बैठते हैं कुछ और लोग यहाँ पर आकर के इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तब निक और कियोशी दोनों कोशिश करते हैं अपने मुखिया को बचाने के लिए। थोड़ी देर के बाद जब वो सारे लोग यहाँ से जाते हैं तब निक देखता है कि अभी भी उनका मुखिया सलामत है लेकिन कियोशी को गोली लग गई है। देखते ही देखते कियोशी अपना दम तोड़ देता है। ये बात अब निक को अंदर से खाने लगती है। वो अपने मुखिया के साथ तुरंत पहुंचता है अपने हेडक्वार्टर। उनका मुखिया अपने गैंग के सारे लोगों को यहाँ पर बुलाता है और कहता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई घुसपैठिया है जिसे हमारे हर एक चाल के बारे में पता है। उन्हें ये बात भी पता थी कि आज मैं टेलर शॉप पे गया था। हम इस बात का बदला लेंगे, उस गद्दार को भी मारेंगे और पूरे के पूरे सीजू गैंग को। ये सारे लोग तैयारी करने लगते हैं सबको मारने के लिए। ये सारे सीजू गैंग को खत्म करना चाहते हैं। इसी बीच निक जाता है घर। जैसे ही मियू को पता लगता है कि उसके भाई की मौत हो गई है वो फूट फूट कर रोने लगती है। तब निक उसे संभालता है और निकल पड़ता है सीजू गैंग के सारे लोगों का सफाया करने के लिए। ये लोग हर जगह पे जा करके सीजू गैंग के लोगों को मारते हैं। पूरे शहर में दहशत का माहौल बन जाता है। इस कत्लेआम को देखने के बाद सीजू गैंग के मेंबर डर जाते हैं।
तब उनका मुखिया एक बच्चे के हाथ संदेश भिजवाता है याकुजा गैंग के मुखिया के पास कि वो आकर के एक न्यूट्रल वेन्यू पर मिले जहाँ पर ये दोनों डील करेंगे और हमेशा के लिए इस लड़ाई को खत्म कर देंगे। तब याकुजा गैंग का मुखिया मान जाता है। अगले दिन ये लोग मिलते हैं एक वीरान सी फैक्ट्री पे। जैसे ही ये लोग खड़े होते हैं ये लोग देखते हैं कि ओरोची अब सीजू गैंग के साथ है। ये बात इनके मुखिया को पसंद नहीं आती। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और ओरोची को कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। तुम अगर सीजू गैंग में गए तब तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता हूँ। हमारे गिरोह में वापस आ जाओ। तब ओरोची मान जाता है और ये दोनों गले मिलते हैं। लेकिन गले मिलते समय ओरोची चाकू निकालता है और कत्ल कर देता है मुखिया का। तब याकुजा गैंग वाले सारे आगे बढ़ते हैं लेकिन सीजू गैंग के सारे लोगों ने उन पर बंदूकें तान करके रखी हैं। ओरोची आगे बढ़ता है और सबको कहता है कि अब याकुजा गैंग खत्म हो चुका है। तुम सारे लोग वापस जाओ। वो निक को कहता है कि अगर तुमने म्यू को छोड़ दिया तभी मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। म्यू का नाम सुनने के बाद भड़क जाता है निक और आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी एक स्नाइपर निक के पैर में गोली मार देता है। निक नीचे गिर जाता है। तब सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। निक जब शाम में म्यू से मिलने जाता है वो देखता है कि सीजू गैंग के बहुत सारे लोग घर के बाहर पहरा दे रहे हैं ताकि निक म्यू के पास ना आए। लेकिन कैसे भी निक अंदर चला जाता है और म्यू से वादा करता है कि वो उसे यहाँ से निकालेगा। जैसे ही सुबह होती है वो कियोशी की तलवार लेकर के जाता है सीजू गैंग के पास और सबके सामने ओरोची को चैलेंज करता है क्योंकि ओरोची ने पूरे के पूरे गैंग को धोखा दिया है। निक का मानना है कि धोखेबाज को सजा मिलनी चाहिए। सारे लोग तैयार होते हैं चैलेंज के लिए लेकिन ओरोची निक को आकर के कहता है कि तुम याकुजा नहीं हो, तुम एक विदेशी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को डिक्लाइन करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद निक अपनी तलवार निकालता है और एक ही झटके में ओरोची के सर को काट देता है। तब सीजू गैंग वाले बंदूक तान देते हैं निक पे लेकिन उनका मुखिया सबको रोकता है और निक को कहता है कि अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया। तुमने पूरे गिरोह का बदला ले लिया। मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तब निक निकल पड़ता है और वापस आता है याकुजा गैंग के हेडक्वार्टर में। यहीं पर हम म्यू को देखते हैं और याकुजा गैंग के बचे हुए मेंबर्स को। तब हमें समझ में आता है कि निक रात में ही म्यू को यहाँ पर ले आया था और उसके सारे गिरोह वाले प्रोटेक्ट कर रहे थे म्यू को। यानी कि याकुजा गैंग खत्म नहीं हुआ है। अब याकुजा गैंग का नया मुखिया निक है। वो इस गैंग को ऐसे ही चलाता रहेगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।